हेलो एवरीवन, मैं हूँ लोकेंद्र सिंह और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। एक नज़र मारिए अपने घर में और अपने स्कूल के आसपास जो जो चीज़ें जो जंगलों से आई हैं। जैसे कि ये बुक जिस जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये डेस्क, टेबल, दरवाजे, खिड़कियाँ और जो कलर है जो हमने कपड़ों पे कर रखा है, और जो मसाले वगैरह हैं जो हम फूड में इस्तेमाल करते हैं, और टेलीफोन रैपर, टॉफ़ी, बीड़ी, जिससे बीड़ी बनती है उसका पत्ता, तेंदू लीफ जिसे बोलते हैं, और गोंद, हनी, कॉफ़ी, टी और रबर। और इनके साथ साथ जो कि ऑयल जो कि चॉकलेट में यूज़ होता है, जिसको सायल सीड से निकाला जाता है। और जो भी जानवर मर जाते हैं उनकी स्किन जो कि लेदर में यूज़ होती है, हर्ब्स, रूट्स, और जो मेडिकल पर्पस के लिए मतलब जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो आयुर्वेद उपचार के लिए यूज़ की जाती हैं। और जंगलों का जो बम्बू और जो बाँस होते हैं, जो फॉरेस्ट फ्यूल होता है, घास होती है, चारकोल होती है, फ्रूट होते हैं, फ्लावर होते हैं, ये सारी चीज़ें। और अमेज़न के जो वेस्टर्न वेस्टर्न पार्ट है, अमेज़न जंगल का जो वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पर एक पेड़ की मतलब एक पेड़ की लगभग लगभग 500 प्रजातियाँ हैं। बहुत सारा इलाका जो है वो साफ़ कर दिया गया है। लगभग सन 1700 से लेकर 1995 तक जो पीरियड था इंडस्ट्रियलाइज़ेशन का, मतलब इंडस्ट्री फैक्ट्रीज़ का, इस दौर में 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लगभग लगभग जो कि दुनिया का 9.3% है, वो पूरे जंगलों को हटा दिया गया है। किस लिए? वो भी इंडस्ट्री यूजेस के लिए, मतलब सारे जंगलों को काट काट दिया गया। वाई डिफॉरेस्टेशन, मतलब डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है? जंगलों की कमी होने को ही डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। मतलब ये सिंपल डेफिनेशन है, जो जंगल कटते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे जंगल, उन्हीं को डिफॉरेस्टेशन कहेंगे। डिफॉरेस्टेशन कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, ये पहले भी होता था और अभी भी हो रहा है। बट जब कॉलोनियल रूल के अंडर में ये और अधिक इनकी जो डिफॉरेस्टेशन की स्पीड है और बढ़ गई और इंटेंसिव तरीके से होने लगा है। और इंडिया में किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्या कारण है उसके उसके बारे में इसमें बताया गया है। लैंड टू बी इम्प्रूव। 1600 में लगभग लगभग ज़मीन के 1/6 हिस्से में खेती होती थी, जो अब बढ़कर हाफ मतलब ज़मीन के आधे हिस्से में खेती होती है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी है, उसकी फूड की डिमांड भी बढ़ी है। इससे क्या हुआ, जंगलों को काट कर उन ज़मीनों पर खेती करना स्टार्ट किया। और जब कॉलोनियल रूल आया तो ये और स्पीड में होने लगा। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने, ये एक पेंटिंग दी हुई है। सबसे पहले अंग्रेज़ आए थे, उन्होंने इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, जो कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं, जो शुगर, जूट, शुगर, वीट, कॉटन, इन सबको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। और जब 19th सेंचुरी में जब पॉपुलेशन बढ़ी अर्बन एरियाज़ की, और उसके साथ इंडस्ट्रियल की भी शुरुआत हुई थी, मतलब इंडस्ट्रियल दौर आया था, तब रॉ मटेरियल की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती थी फिर उस टाइम पे। और सेकंड ये रीज़न है, कॉलोनियल मतलब अंग्रेज़ ये सोचते थे कि जो फॉरेस्ट है वो अनप्रोडक्टिव है, मतलब फॉरेस्ट किसी काम का नहीं है। इससे वो क्या करते गए, फॉरेस्ट काटते गए, और इससे क्या हुआ कि 1880 से 1920 तक 6.7 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन बढ़ी, मतलब जंगलों को काट दिया गया और उस पर खेती करनी स्टार्ट की गई। ज़्यादा खेती होती है, मतलब किसी भी देश में किसी भी जगह पर ये एक साइन है प्रोग्रेस का, मतलब ये एक अच्छी बात है कि भाई ये खेती हो रही है, ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है, ज़्यादा अनाज आएगा, चावल आएगा, अच्छी बात है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, खेती होने से पहले जो जंगल होते थे, और उन जंगलों को पहले काटना पड़ता है, उसके बाद खेती होती है। स्लीपर ऑन ट्रैक, जो रेल की पटरी होती है उसके उसके लिए, मतलब जो पटरी के नीचे जो लगाया जाता है वो पहले पहले लकड़ी का होता था। अब अभी तो सीमेंटेड का होता है, पहले जो लकड़ी का होता था उस टाइम पर। तो इसकी में बताया गया है कि किस तरह से ये लकड़ियों को काट रहे हैं छोटा नागपुर में।
अर्ली 19th सेंचुरी में इंग्लैंड इंग्लैंड के जंगलों में ओक फॉरेस्ट की कमी आने लगी। इससे क्या हुआ कि इससे जो रॉयल नेवी है, मतलब उनको प्रॉब्लम होने लगी थी। मतलब वहाँ के जब जंगलों में कमी आने लगी तो वो नाव वगैरह कैसे बनाते, नाव अगर नहीं बना पाते, शिप नहीं बना पाते, तो उन वहाँ के राजा की मतलब प्रोटेक्शन कैसे होती, और वो भी विदाउट शिप। फिर 1820 में उन्होंने देखा कि मतलब इंडिया से क्या क्या रिसोर्सेज ले जा सकते थे। जब उन्हें बहुत सारे लकड़ी यहाँ से मिली, तो बहुत सारा मतलब इंडिया से लकड़ी फिर वो इंग्लैंड जाने लगी थी अंग्रेज़ों के थ्रू। जब 1850 में रेलवे की पटरी बिछ रही थी, जब अंग्रेज़ों का शासन था 1850 में, जब रेलवे की पटरी पर काम चला था, तो लकड़ियों की डिमांड काफ़ी बढ़ने लगी थी। क्योंकि जब उस टाइम जब जब अंग्रेज़ थे, तो उनको कॉलोनियल ट्रेड के लिए और अपने मूवमेंट के लिए और अपने जो सिपाहियों के लिए भेजने के लिए, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी थी। मतलब रेलवे लाइन उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए बनाई थी अंग्रेज़ों ने। इससे क्या हुआ, जो पटरियों को होल्ड मतलब लकड़ियों पटरियों के नीचे जो लोगों स्लीपर्स होते हैं, वो पटरी को होल्ड करके रखते थे, तो उसके लिए लकड़ियों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती थी। और 1 माइल रेलवे ट्रैक पर लगभग 1760 से लेके 2000 स्लीपर की ज़रूरत पड़ती थी, जो पटरी को होल्ड करके रखते थे। मतलब इससे पता चलता है कि कितनी सारे जंगलों को काटा होगा। एक फ़ोटो भी दी हुई है कि कितने सारे बैम्बू वगैरह रखे हुए हैं। 1860 के दशक में जो रेलवे का काम है वो और स्पीड में होने लगा, और 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर की रेलवे लाइन इंडिया में बिछाई जा चुकी थी। मतलब रेलवे की जो पटरी होती है वो 25,500 किलोमीटर तक बिछ चुकी थी। और 1946 तक, और इस अब रेलवे जो है 7,65,000 किलोमीटर की पटरियाँ बिछा चुका था। अब ये तो अच्छी बात है कि ऑल ओवर लगभग इंडिया में कई जगह ट्रेन चलने लगी थी। अब उसके उसके लिए क्या हुआ, स्लीपर की भी तो ज़रूरत पड़ेगी उसके साथ-साथ, जो पटरियों को होल्ड करके रखती थी। अब इसके साथ क्या हुआ कि पेड़ भी कटने चालू हो गए, और 1850 तक सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी में, जो मतलब उस टाइम पे प्रेसिडेंसीज़ मतलब प्रांत होती थी, प्रोविंसेस होते थे, तो उस टाइम पे सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी में ही लगभग 35,000 पेड़ काट दिए गए थे स्लीपर के लिए। और गवर्नमेंट ने क्या करा, टेंडर देना भी चालू कर दिए। जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं लकड़ी का काम करते थे, उनको कॉन्टैक्ट देना स्टार्ट कर दिए कि भैया हमें लकड़ी चाहिए। और उन्होंने भी क्या करा कि बिना सोचे समझे लकड़ियों की स्पीड में, बहुत ही स्पीड में लकड़ियाँ काटनी चालू कर दी। और इससे जंगल बहुत जल्दी स्पीड में डिसअपेयर होते गए। मतलब जंगल धीरे धीरे करते करते गायब ही हो गए। इसमें ये बताया गया है कि हाथी को जब बड़े-बड़े जो भारी भरकम लकड़ियाँ होती थी, उनको उठाने में प्रॉब्लम होती थी, तो हाथियों की हेल्प ली जाती थी, उन लकड़ियों को उठाने के लिए। और इसमें बताया गया है कि कुछ महिलाएँ जंगलों से लकड़ी काट कर घर ला रही हैं, और इसमें एक ट्रक भर के लकड़ी ले जा रहे हैं। प्लांटेशन। अब जो जंगलों का बहुत सारा एरिया साफ़ किया गया है। क्यों? क्योंकि यूरोप में इनकी काफ़ी डिमांड बढ़ गई थी चाय की, कॉफ़ी की और रबर की, और इनकी पूर्ति करने के लिए इंडिया की ज़मीनों पर इनकी खेती करना ज़रूरी था। जब अंग्रेज़ लोग आए थे, तो अंग्रेज़ों ने क्या करा था, इंडिया के जंगलों को यूरोपियन प्लांटर जो होते हैं ना, यूरोपियन प्लांटर जो प्रॉपर प्रोफ़ेशनली खेती करते हैं चाय की, कॉफ़ी की, रबर की, इनको सौंप दिया गया। बहुत ही सस्ते दामों में। और इन्होंने क्या करा, वहाँ के जंगलों को काफ़ी स्पीड में काटा, और अपनी खेती के लिए, चाय और कॉफ़ी खेती के लिए, और अपना काम शुरू कर दिया। द राइज़ ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। लास्ट सेक्शन में हमने देखा कि अंग्रेज़ों को शिप और रेलवे के लिए जंगलों की ज़रूरत थी। मतलब उन्होंने रेलवे की पटरी, स्लीपर बनाने के लिए जंगलों को काटा गया। बट बाद में ब्रिटिश को ये रियलाइज़ हुआ कि इस तरह इसे चलता रहा तो पूरे फॉरेस्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने इस बात के लिए डिस्कस करने के लिए एक जर्मन एक्सपर्ट को बुलाया, जिसको जंगलों के बारे में थोड़ी जानकारी थी, जिसका नाम था
डेट्रिच बेंड्रिस उसने इसकी एडवाइस ली और उसमें बाद में इस जर्मन एक्सपर्ट को फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया, मतलब जंगल का हेड इंस्पेक्टर बनाया गया। ब्रेंडिस ने रियलाइज़ किया कि इसके लिए तो प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा, प्रॉपर फॉरेस्ट मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन को की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा। ये पूरा एक लीगल प्रोसीजर है, मतलब इसको डायरेक्ट भी नहीं कर सकते, ये पूरा कानून कानून के तहत करना पड़ेगा। फॉरेस्ट से संबंधित, मतलब फॉरेस्ट के लिए रूल्स रेगुलेशन फ्रेम करने पड़ेंगे, नए नए कानून बनाने पड़ेंगे, नियम लाना पड़ेगा कि कोई भी भैया अपने पेड़ पौधे नहीं काटेगा जंगल में जाकर, और अपने जानवरों को भी नहीं चराएगा। यदि ऐसा कोई करता हुआ पाया गया तो उसको पनिश भी किया जाएगा, मतलब जो भी कानून के विरुद्ध जाकर जंगल काटेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। और इस तरीके से इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज 1864 की शुरुआत हुई थी, जिसको इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865, मतलब एक्ट आया था ये, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 में। आज जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, जिसको अपन इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज कहते हैं, वो इसी मतलब इसी यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी जो ट्रेनिंग है इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि देहरादून में 1906 में होती है, और जिसको साइंटिफिक फॉरेस्ट्री भी कहते हैं। बट कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये कोई साइंटिफिक नहीं है, मतलब ये ट्रेनिंग कोई साइंटिफिक नहीं है। बट जो यूपीएससी कंडक्ट करवाते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, मतलब उसकी शुरुआत जो है वो यहीं से हुई थी। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में डिपार्टमेंट में उन्होंने क्या करा कि अलग अलग तरीके के जो जंगलों में पेड़ थे उनको काट दिया गया, और उनके बदले, मतलब जो नेचुरल जंगल थे उनको काट दिया गया, और उनके बदले एक सिंगल लाइन में पेड़ उगाए गए, और जिसको नाम दिया गया प्लांटेशन। और फॉरेस्ट के ऑफिसर्स थे, उन्होंने इस चीज़ का सर्वे करा कि कितने टाइप के ट्रीज़ हैं, कितने टाइप के मतलब पेड़ पौधे हैं, और सारे जंगलों में इनका उन्होंने, क्योंकि उन्हें सर्वे करना था, और उन्हें इस बात का भी ये प्लान करा पूरा सिस्टमेटिक तरीके से कि हर साल कितने पेड़ काटे जाएंगे और उतने ही लगाए जाएंगे, क्योंकि एक समय के बाद उन्हें फिर उन पेड़ों को काटना पड़ेगा। इस चीज़ का भी उन्हें ध्यान रखना था। ये एक इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल की फ़ोटो दी हुई देहरादून में, जो कि ब्रिटिश के टाइम की है। फॉरेस्ट एक्ट बना था 1865 में, और उसके तहत, मतलब उसके बाद इसमें अमेंडमेंट हुए, 2 बार अमेंडमेंट हुए, मतलब इसमें कुछ सुधार की, उतार चढ़ाव की ज़रूरत थी। पहला हुआ था 1878 में, सेकंड हुआ था 1927 में। जो 1878 में जो एक्ट, मतलब अमेंडमेंट हुआ था, उसमें उसमें जंगलों को 3 कैटेगरीज़ में रखा था, एक रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट। और सबसे बेस्ट फॉरेस्ट की कैटेगरी में था रिज़र्व फॉरेस्ट, क्योंकि इस फॉरेस्ट में, मतलब जो भी जंगल रिज़र्व फॉरेस्ट में आ जाते थे, उन फॉरेस्ट में से कोई भी किसान लकड़ी नहीं काट सकता था, चाहे वो अपने घर के लिए हो, चाहे वो किसी भी अपने यूज़ के लिए हो। यदि काटनी होती थी तो जो जंगल प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहलाते थे या विलेज फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते थे, वहीं से ही लकड़ी काटने की उन्हें परमिशन थी। हाउ वर द लिव्स ऑफ पीपल लिवर्ड, अब लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा था। गुड फॉरेस्ट क्या होता है, इस ये फॉरेस्टर और विलेज, मतलब दोनों की नज़रों में एक अलग अलग अपनी अपनी राय थी। मतलब उनकी नज़रों में अच्छा फॉरेस्ट क्या होता है, जो विलेजर थे उनका उनको ऐसा मानना था कि जंगलों में स्पे मतलब अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हों, जो उन्हें फल दें, फ्रूट्स दें, जड़ी बूटी से रिलेटेड हैं, उनकी जो रोज़मर्रा की जीवन है उसको फुलफ़िल करें। ये विलेजर्स की डिमांड थी, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग थे, उनकी अलग डिमांड थी पेड़ों को लेकर। वो चाहते थे कि पेड़ जो हैं, मतलब उनको ऐसे पेड़ चाहिए जो हमारे शिप और रेलवे की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएँ। पेड़ हैं वो लंबे हों, टॉल हों, स्ट्रेट हों, सीधे हों, और इसीलिए जो टीक और साल के पेड़ होते हैं उनको प्रमोटेड किया गया, मतलब उनको उनकी पैदावार बढ़ाई गई, और बाकी बाकी पेड़ों को काट दिया गया, क्योंकि यही पेड़ जो होते हैं वो ट्रेन की पटरी के लिए काम आते हैं, जो स्लीपर्स बनाए जाते थे। कुछ आदिवासी दिखाए गए हैं जो कि जंगल से महुआ कलेक्ट कर रहे हैं। जंगल जो था तब के लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी था।
जंगलों से के जो पेड़ों से जो रूट्स होती थी, जड़ होती थी, लीव्स होती थी, पत्तियाँ, फ्रूट्स होते होते थे, ट्यूबर होते थे, कई सारी चीज़ें ऐसी होती थी जिनसे वो न्यूट्रिशन मिलता था और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनके काम की थी। और जड़ी-बूटियाँ भी होती थीं, जो मेडिसिन के लिए काम आती थीं। कुछ ऐसे मतलब लकड़ी का इस्तेमाल जब जो करते थे, वो अपनी खेती के कुछ इक्विपमेंट्स बनाने के लिए करते थे कि जैसे कि प्लग और भी सारे कुछ होते हैं। बम्बू से फेंसिंग बना सकते थे, बास्केट्स, अम्ब्रेला बना सकते थे और ड्राई स्कूप होता है, उससे पानी की बॉटल बना सकते थे। मतलब जंगल से वहाँ आदिवासी तब के लोग अपने लिए कुछ ना कुछ बना ही लेते थे, मतलब उसका कुछ ना कुछ यूज़ कर ही लेते थे। और इसकी जो जंगलों से के जो पेड़ होते थे, पेड़ के जो पत्ते होते थे, उससे डिस्पोज़ल प्लेट्स वग़ैरह बना लिए जाते थे। मतलब यूज़ एंड थ्रो, उनको यूज़ करो फिर उनको बाद में फेंक दो। मतलब इसके भी काम आती थी। और रस्सी बन जाती थी। सिल्क, कॉटन म सिल्क बनता था। और महुए के ट्री से जो तेल निकलता था, उससे मतलब कुकिंग ऑयल बनता था। और लाइट लैंप, मतलब रात में लैंप जलाने के लिए भी उस तेल का यूज़ किया जा सकता था। मतलब उस टाइम के लोगों के लिए जंगल एक बहुत ही मतलब इनकम का सोर्स था, मतलब उनकी जीवन शैली से जुड़ा हुआ था। इसमें फ़ोटो में बताया गया कि कुछ महिलाएँ हैं, कुछ लोग बाग हैं, गाँव के लोग, जो महुए के तेंदू के पत्ते को इकट्ठा कर रहे हैं। फॉरेस्ट एक्ट का मतलब ये था कि जो लोग, जो गाँव वाले, जो जंगल पर डिपेंड है, अब उनके जीवन को थोड़ा मुश्किल हो गया था। जब फॉरेस्ट एक्ट आया तो पेड़ों को काटने पर बैन लगा दिया गया। अब वो अपने पेड़ों को काटना, फूड्स को इकट्ठा करना, रूट्स को इकट्ठा करना, हंटिंग करना, अपने जानवरों को जंगल में चराना, ये सब इल्लीगल हो गया। अब लोग बाग क्या करते थे उस टाइम के वो लोग इल्लीगल तरीके से, मतलब चोरी छुपे लकड़ी चुराते थे, मतलब लकड़ी काट कर जैसे तैसे बना करते थे। बट यदि वो पकड़े जाते थे तो फॉरेस्ट गार्ड को कुछ रिश्वत, ऊपर से उनको रिश्वत भी देनी पड़ती थी फॉरेस्ट गार्ड को कुछ। और जो महिलाएँ हैं वो जो और जो महिलाएँ हैं वो भी इससे काफ़ी परेशान रहने लगीं। तो उनने डिमांड करी कि भैया अगर ऐसा है तो हमें फिर खाना फ्री में दो। मतलब अगर इतना ही बैन लगा दिया है पूरे में। हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेट, मतलब जब फॉरेस्ट एक्ट आया था उससे खेती पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है जब अंग्रेज़ लोग आए थे, तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट खेती पर जो पड़ा था वो पड़ा था शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर। ये एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जो कि कई जगह होती है, एशिया में भी होती है, अफ्रीका में भी होती है और साउथ अफ्रीका में भी होती है। और इसे कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। साउथ एशिया में इसे लेडिंग नाम से जाना जाता है। सेंट्रल अफ्रीका में इसे मिल्पा नाम से जाना जाता है। और अफ्रीका में चिटेमेन और तावी नाम से जाना जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को चेना नाम से जाना जाता है श्रीलंका में। और इंडिया में इसका नाम है धै, पेंडा, बेवार, नेवा, झूम और खुमरी। इन नामों से इसे इंडिया में कई अलग-अलग जगहों में जाना जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कैसे की जाती है? जंगल के कुछ हिस्से को सबसे पहले काटा जाता है और फिर उसे जलाया जाता है। फिर वहाँ पर खेती की जाती है। जो राख होती है, मतलब जब जलने के बाद जो राख बच जाती है तो उसकी जो पहली बारिश होती है, उस पर तब खेती की जाती है और इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है अक्टूबर-नवंबर के आसपास। हार्वेस्ट मतलब होता है वो खेती जो बोई थी उसे अब काट लिया जाता है। और ऐसा चलता रहता है कुछ सालों तक, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जैसे भी वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, फिर उसके बाद उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं लगभग-लगभग 12 से 18 साल के लिए, ताकि वापस से वो जंगल फिर से उगाएँ। मतलब जो पेड़ काटे थे हमने, वापस वो पेड़ उग जाएँ। अ मिक्सचर क्रॉप ऑफ ग्रो ऑफ दिस प्लॉट, मतलब इसमें एक ही प्रकार की खेती नहीं होती, मिक्सचर क्रॉप भी करते हैं। सेंट्रल इंडिया और अफ्रीका में मिलेट्स बोते हैं, ब्राज़ील में मोनियक होता है और अमेरिका में मतलब मेज़, भुट्टे और फलियाँ उगाई जाती हैं। इस फ़ोटो में दिखाया गया है कुछ किसान खेती कर रहे हैं। अंग्रेज़ों ने देखा कि ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस हो रही है, ये जंगलों के लिए, मतलब जंगलों के लिए हार्मफुल है।
क्योंकि जहाँ पर ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, वहाँ पर दोबारा से उन पेड़ों को उगाया नहीं जा सकता जहाँ जिनसे रेलवे के स्लीपर वगैरह बनते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि जहाँ पर फॉरेस्ट शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, उन जंगलों पर जो उनके पेड़ हैं, जिस क्वालिटी की इन्हें स्लीपर चाहिए रहती, उस वहाँ पर उन पेड़ों को उगाना थोड़ा मुश्किल रहता है। और बाद में इसका भी खतरा बना रहता है कि आग कहीं और ना बढ़ जाए, मतलब आसपास के पूरे जंगल को ही ना लपेटे में ले ले आग। इस फोटो में दिखाया गया है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, मतलब पहले जंगल में आग जलाते हैं, फिर उसके बाद एशेज़ बचती है उसमें, जो फर्स्ट मानसून होती है उसके लिए वेट करते हैं, और अक्टूबर नवंबर के आसपास वो काट लेते हैं। और अंग्रेज़ों ने देखा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में एक और इशू है जो कि है टैक्सेस का। मतलब इसमें टैक्सेस को एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाते। मतलब इन आदिवासी है वो 1 साल या 2 साल या 3 साल तक खेती करते थे, फिर उसके बाद चले जाते थे। इससे जो प्रॉपर टैक्स कैलकुलेट होता था उससे बार बार प्रॉब्लम आती आती थी, क्योंकि हर 2 साल बाद जंगलों में नए आदिवासी आ जाते थे। तो ये सोचकर अंग्रेज़ों ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर बैन लगा दिया। और इसके रिजल्ट में ये हुआ कि कई सारे लोग मतलब अ, अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया या देश छोड़ के चले गए, और कुछ ने इसका विरोध भी किया, अब छोटे स्तर पे या चाहे बड़े स्तर पे। हु कुड हंट, अब मतलब जंगलों में कौन कौन शिकार कर सकता था। ये जो जंगलों का नया कानून आया था, इससे सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुआ था मतलब उनके जीवन पे, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स पे हुआ था, जो जंगलों में रहा करते थे आदिवासी, उनके जीवन पर इस कानून ने गहरा प्रभाव करा था। कानून के मतलब ये फॉरेस्ट लॉ आने से पहले वो जंगलों पे मतलब हंटिंग किया करते थे। प्री रीड्स, इसका मतलब होता है तीतर। मतलब हिरण का शिकार करके खा लिया करते थे, तीतर के शिकार किया करते थे, और भी कई सारे छोटे मोटे जानवरों को शिकार करके वो अपना जीवन यापन किया करते थे। बाद में वो लॉ आने के बाद इस प्रैक्टिस पर सरकार ने बैन लगा दिया। यदि ऐसा करते हुए पाए गए तो उनको पनिश भी किया जाता था। जहाँ एक तरफ फॉरेस्ट लॉ आया, वहीं दूसरी तरफ और हंटिंग जो है मतलब बड़े बड़े जानवर का शिकार करना, वो भी एक खेल बन गया। इंडिया में मतलब टाइगर और अदर एनिमल का शिकार करना मतलब एक तरीके से पुराने जो राजा महाराजा थे वो उनकी शान की बात थी। इसमें मुगल कई सारी मुगल पेंटिंग में भी ये शो करा है कि एक प्रिंस मतलब राजकुमार और राजा हंटिंग कर रहे हैं। लेकिन ये जो हंटिंग का ये जो शिकार करने का ये जो सिलसिला है, जब अंग्रेज़ लोग आए थे इसमें ये उनके आने से इसका सिलसिला काफ़ी बढ़ गया था, जिससे ये हुआ कि कई सारी स्पेशीज़ हैं जानवरों की, वो ख़त्म होती गईं। जो अंग्रेज़ लोग हैं उन्होंने ऐसे हिंसक जानवरों को शिकार करना इसलिए चालू कर दिया। उनका कहना ये था कि हम किसानों को बचा रहे हैं। कहीं ये किसानों को ना मतलब कहीं आम आदमी किसानों पर हमला ना कर दें, इसीलिए हम उनको बचाने के लिए टाइगर और हिंसक जानवर का शिकार कर रहे हैं। इस फोटो में भी दिखाया गया है कि कितने सारे टाइगर मार दिए अंग्रेज़ों ने। और इस पर इनाम भी रखा गया था, जो बड़े-बड़े जानवर हैं उनको मारने के लिए। और देखते ही देखते लगभग 80 हज़ार टाइगर और 1.5 लाख लेपर्ड और 2 लाख भेड़ियों को मार दिया गया 1875 से लेके 1925 तक के दौरान। और इससे क्या हुआ कि टाइगर को मारने के लिए ट्रॉफी भी रखी गई। और इस और कुछ टाइम के बाद मतलब ये एक स्पोर्ट्स हो गया, मतलब टाइगर को मारना एक स्पोर्ट्स हो गया। एक महाराजा ने ही मतलब वन 1100 1157 टाइगर्स मारे, 2000 लेपर्ड मारे। और एक ब्रिटिश ऑफिसर था, उसने लगभग लगभग 400 टाइगरों का मतलब उसने 400 टाइगर का शिकार किया था। बट बाद में कुछ टाइम के बाद जब इन्वायरमेंटलिस्ट आए, कंजर्वेटर आए, उन्होंने इस पर बाद में बैन लगाया कि हमें जानवरों को मारना नहीं है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है।
न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज। जब अंग्रेज़ों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खोला था, तो जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पूरा कंट्रोल अपने कर लिया था फॉरेस्ट पर, तो अब आदिवासियों पर बैन लगा दिया। तो उन्हें एक नई अपॉर्च्युनिटी मिली थी, मतलब नया काम करने के लिए। जो आदिवासी थे, अब वो जंगलों से ना जाकर वो उनको अलग काम करने थे। कई कम्युनिटी जो जंगल में रहा करती थी, उन्होंने अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को छोड़कर जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, उनका काम स्टार्ट करा, उनकी उनकी ट्रेडिंग करनी स्टार्ट करी। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रहा था, ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रहा था। कुछ इसके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। ब्राज़ील ब्राज़ील में मुंडुकुरु कम्युनिटी के जो पीपल हैं, उन्होंने भी मतलब रबड़ ट्री से लेटेक्स को कलेक्ट करना चालू कर दिया। और बाद में धीरे-धीरे मतलब इन्हीं पर वो डिपेंड होते गए, आदिवासी। इंडिया में फॉरेस्ट प्रोडक्ट की ट्रेडिंग करना ये कोई नई बात नहीं थी, कोई मतलब ऐसा नया काम नहीं था, ये पहले से भी हो रहा था। मेडिवल टाइम से देखे जाएँ तो ये रिकॉर्ड किया गया है कि आदिवासी कम्युनिटी लोग हैं, जो बंजारे लोग हैं, जो मतलब यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, लगभग 6 महीने यहाँ रहे, 6 महीने वहाँ रहे। जो लोग घूमते रहते हैं उन मतलब अरे ये रिकॉर्ड मिले हैं, तो वो ऑलरेडी इस ये बिज़नेस किया करती काम किया करते थे। जैसे सिल्क हो गया, जो रेशम हो गए, बाँस हो गए, गोंद हो गई, इन सब का जो काम है, वो मसाले हो गए, ये ऑलरेडी पहले से भी होता था और अभी भी हो रहा था। मतलब ये कोई नई बात नहीं थी। मतलब फॉरेस्ट प्रोडक्ट की ट्रेडिंग कर रहे हैं। फॉरेस्ट प्रोडक्ट की ट्रेडिंग पहले भी होती थी, लेकिन अब अंग्रेज़ों के आने के बाद अंग्रेज़ों ने क्या करा कि पूरा कंट्रोल अपने अंडर में ले लिया। मतलब अब जो भी बिकता था, जो भी सेल होता था, क्या-क्या बिक रहा है, क्या-क्या नहीं बिक रहा, कितनी क्वांटिटी में बिक रहा है, सब अंग्रेज़ लोग उसका रिकॉर्ड रखने लगे थे। बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म है, उनको सोल राइट दे दिए कि भैया अब आप ही करोगे इन सब चीज़ों की खेती। और अ, जो जानवरों को चराने के लिए, उनका शिकार करने के लिए लोकल पीपल तो रिस्ट्रिक्टेड थे ही। और इस प्रोसेस में क्या हुआ कि जो मद्रास के जो नॉमेड लोग हैं, जो मतलब यहाँ से वहाँ जो रहते हैं, नॉमेड पीपल, मतलब 6 महीने यहाँ रह लिए, 6 महीने यहाँ रह लिए, 6 महीने यहाँ रह लिए। कुछ कम्युनिटी दी हुई है, कोरावा, कराचा और येरुकुला, जो कि मद्रास से बिलोंग करती थी। तो वो क्या हो गई, वो अपनी लिवहुड मतलब अपनी जीवन शैली, मतलब जैसे वो जीवन जीते थे, उन्होंने अपनी एक प्रकार से खो दी। जो भी उनकी अ, एक प्रकार से जो यही इनकी थी रोजी रोटी का साधन, बाद में इन्होंने इसे खो दिया। बहुत से लोगों ने इन्हें क्रिमिनल ट्राइब भी कहा। बाद में ये ट्राइब इनकी गवर्नमेंट के अंग्रेज़ों के सुपरविज़न में माइंस और प्लांटेशन फैक्ट्री वगैरह में काम करने को मजबूर हो गए। न्यू अपॉर्च्युनिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि उनकी अब जीवन शैली में सुधार आएगा। मतलब पहले आदिवासी सूखी रोटी खाते थे, अब भैया वो अपने मन मर्जी का सब कुछ खा रहे हैं, मतलब बढ़िया रोटी खा रहे हैं घी में लगा के, ऐसा मतलब नहीं था। आज जैसे कि आसाम में पुरुष और महिलाएं जो कि सांथल कम्युनिटी की हैं, और झारखंड की जो ओरन कम्युनिटी की, और छत्तीसगढ़ की जो गोंड कम्युनिटी के आदिवासी, उनको आसाम के ट्री प्लांटेशन में पहले तो सबसे पहले भर्ती करा गया, मतलब उनका सिलेक्शन किया गया कि भैया आओ यहाँ पर काम करो टी प्लांटेशन में। उनकी जो तनख्वाह है वो बहुत कम थी, और जो वर्क कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब थी। मतलब एक तो काम भी ख़राब, काम काम की जो सिस्टम है वो भी बहुत ख़राब है, ऊपर से सैलरी भी बहुत कम है। और साथ ही उन्हें घर जाने के लिए ईज़िली मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं थी। मतलब एक बार आ गए, बाद में आप अपनी मर्ज़ी से घर भी नहीं जा सकते थे।